क्या बोल रहे हैं आप? स्टॉक बैलेंस शीट में दिया 87,500। यस सर। और फिर एक और क्या बोल रहे हैं आप स्टेटमेंट? ये हम इसको अभी अभी की क्लास कर लेते हैं, लास्ट में मैं आपको इसको बता दूंगा। ठीक ओके सर। है ना? जस्ट लास्ट 5 मिनट्स हम इसके लिए बचा लेंगे अभी, वरना टॉपिक से टच हमारा छूट जाएगा। मान लीजिए आपको काव्या की परफॉर्मेंस देखनी है, अलग अलग साल में आपकी जो भी परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं। अब कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर करते हैं हमेशा पहले वाले किसी साल से। ये मान लीजिए कि क्लास फिफ्थ में आप थे, तो क्लास फिफ्थ में आपके 80% मार्क्स आए। क्लास नाइन्थ में आप आए तो आपके 85% मार्क्स आए, तो आपने थोड़ा यहाँ पर सुधार किया। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है ना? तो मैंने एक फिफ्थ ईयर को एक बेस ईयर बना लिया। फिफ्थ क्लास में जब काव्या थी उसको मैंने एक बेस ईयर बना लिया और उससे मैं हर साल को कंपेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि टेंथ में आपके लेट से 75% आए या 95% आए, ऐसे अलग अलग परसेंटेज है। अब मैं बेस ईयर जो चुना जाता है उस बेस ईयर को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि जब काव्या फिफ्थ क्लास में थी उस साल में तो उसको एग्ज़ाम के टाइम बुखार आ गया था, फीवर हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। एग्ज़ाम के टाइम या एग्ज़ाम से एक महीना पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है ना? तो अगर काव्या को क्लास फिफ्थ में फीवर आ गया और उसके कारण उसके बाद उसके 80% मार्क्स हैं, तो क्या ये एक नॉर्मल ईयर है? ये नॉर्मल ईयर है? नहीं, ये नॉर्मल ईयर नहीं है। यहाँ तो उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो फीवर के कारण डाउन हो गई थी। अगर फीवर नहीं होता तो हो सकता है वो 85 ले आती या 90 ले आती, नॉर्मल कंडीशन में होती तो इसलिए हम इस सर फिफ्थ। यस। सर जैसे कि अभी इस साल यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इसलिए ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है ना? यस, ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर नॉट नॉर्मल। या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हिल गए सारे, तो इस साल को बेस ईयर नहीं लिया जा सकता। आपने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया। ठीक है ना? तो इसलिए अब मुझे काव्या की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है, तो मैं इस फिफ्थ क्लास को तो बेस ईयर नहीं बना सकता, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ईयर। ठीक है ना? सिक्स्थ क्लास, चलो सिक्स्थ क्लास में काव्या के 100% मार्क्स आ गए। मालूम पड़ा है भाई सिक्स क्लास में क्या हुआ कि ये जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो जो टीचर था या टीचर थी, वो बहुत खुश हो गई सारे बच्चों पे। तो टीचर ने एग्ज़ाम के पहले ही सब बच्चों को क्वेश्चन पेपर बता दिया। ऐसा हो जाता है कई बार, जब बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं, इंटरनल स्कूल वाला होता है, तो कई बार क्या होता है टीचर खुश हो जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट बताने के चक्कर में बच्चे उनसे पूरा क्वेश्चन पेपर ही निकलवा लेते हैं। ऐसा होता है कभी? सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि मैम एग्जाम से थोड़े 5 मिनट पहले थोड़ा सा पेपर दिखा दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए हम जब छोटे थे तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए फाइनल एग्ज़ाम मार्च में, यस सर। तो फरवरी में सब बच्चे क्या मैम के पीछे पढ़ने लग जाते, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, ऐसे पीछे फरवरी से स्टार्ट हो जाते थे। तो हमारे बाकायदा मैम के साथ एक दो पीरियड होते थे जिसमें मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताती थी, और बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक पे कर देती थी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा वो तो सब हम छोड़ ही देते थे, पढ़ते ही नहीं थे फिर। है ना? तो अब उसमें क्या हो गया, देखो कई सारे टॉप, अब सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास छोटी क्लास है, वो तो बोर्ड का एग्ज़ाम तो है नहीं। उसी मैम को क्वेश्चन पेपर बनाना है, उसी मैम को पढ़ाना है, उसी मैम को पेपर चेक करने हैं। तो जब मैम से पीछे पड़ गए सब बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो अगर मैम ने कटवा दिया कि ये नहीं आएगा तो फिर वो पक्का नहीं आएगा, वही मैम तो क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है। ऐसा आपके नहीं होता? सर मैम तो बोलती कि टीएस ग्रेवाल पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा नहीं, अभी ट्वेल्थ की नहीं कह रहा मैं, जब आप छोटे थे जब। अच्छा छोटे थे तब तो हमारी मैम जो एक्चुअली ना हमारे एसएसटी मैम ना जो भी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती थी ना, वही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हाँ, थे। वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे। होता है ऐसा, तो सबके साथ ऐसे होता है, चाहे इंडिया में कहीं भी रहकर पढ़ो, सब सब टीचर एक से होते हैं। तो यस सर। है ना? तो
अब यहाँ 100 में से 100 आ गए, तो अब मालूम पड़ा कि भाई इस साल तो क्या मैम जो थी वो बच्चों पे भयंकर खुश हो गई थी। अब मैम ने बच्चों को पूरा पेपर बता दिया था एग्ज़ाम से पहले ही। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पर एक तरह से बच्चों को मालूम था। तो क्या ये नॉर्मल ईयर है? नहीं, ये भी आपका एबनॉर्मल ईयर है। तो नहीं इसको भी सर। मैं बेस ईयर नहीं बना सकता, इसको भी मैं बेस ईयर नहीं बना सकता। तो कहने का मतलब क्या है, बेस ईयर बेसिकली एक हमने एक खराब वाली सिचुएशन देखी, एक अच्छी वाली सिचुएशन देखी, बट पॉइंट इज बेस ईयर कौन सा साल होता है? इट इज़ द ईयर व्हेन द मैक्रो वेरिएबल्स आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। जो मैक्रो वेरिएबल्स है उनको माना जाता है कि ये एक नॉर्मल रेंज में है। मैक्रो वेरिएबल मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसेस, ये सब चीज़ें। एंड सर यस, एंड यूक्रेन वॉर का आपने जो एग्जांपल दिया वो एक बिल्कुल एप्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। यस बोलिए। सर जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए 2000, फॉर एग्जाम्पल 2022 और 23 का ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो जो 2022 एज पर जो मैंने पहले बोला कि यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल का प्राइसेस इंक्रीज हो गया, तो हमें अभी 2023 में 2000 हमें बोला है कि 2022 को बेस ईयर मानो। क्या हम उस बेस ईयर मान सकते हैं? देखो ऐसा है कि बेस ईयर किसको मानना है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा यहाँ। बेस नहीं नहीं, ईयर अगर ऐसे बोले कि अभी हमें कैलकुलेट करना है नहीं नहीं, रियल ऐसा आएगा ही नहीं ना, जीडीपी में, ऐसा आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं आएगा? नहीं ऐसा नहीं नहीं, आएगा। देखो बेस ईयर तो कंट्री डिसाइड कर रहा है ना। कंट्री डिसाइड, जैसे इंडिया में अभी 2011 बेस ईयर चल रहा है ना। तो बेस ईयर तो कंट्री डिसाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं डिसाइड करना है कि भाई, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये साल बेस ईयर लेना या नहीं लेना, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। हम तो सिर्फ बेस ईयर का डेफिनेशन समझ रहे हैं बस, कि बेस ईयर होता कौन सा है ना। फिर भी अगर जैसा आप क्वेश्चन बना रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन बना दे कि भाई 2022, इन 2022 यूक्रेन वॉर हैपेंड और प्राइसेस इंक्रीज सो फास्ट, है ना, तो इसलिए कैन वी कंसिडर इट अ बेस ईयर, जजमेंट क्वेश्चन आ गया, तो देन यू कैन राइट कि नो, दिस कैन नॉट बी रिटन कंसिडर्ड अ बेस ईयर बिकॉज मैक्रो वेरिएबल्स वर नॉट विद इन नॉर्मल रेंज। समझ आया? सर मुझे एक डाउट है, अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉर्मल जीडीपी, तो मैं क्या आंसर लिखूं? वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रियल ऑब्जेक्टिव जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? जीडीपी। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब कि मैंने रियल जीडीपी क्यों कैलकुलेट किया, नॉमिनल जीडीपी मैंने क्यों कैलकुलेट किया। यस सर। ओके, सो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? सर क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारे परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो रियल जीडीपी में तो हम लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, रियल जीडीपी बेसिकली फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि रियल जीडीपी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है ना। और नॉमिनल वाले में आप लिखोगे एट करेंट ईयर प्राइसेस, कि कितना सामान मेरे देश में बना, मुझे मालूम होना चाहिए ना कितना देश में सामान बना है। तो फर्स्ट जीडीपी कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जीडीपी कैलकुलेशन हो गया मेरा कितना सामान बना, कितनी सर्विसेज, उसकी वैल्यू निकालना। रियल वाला हो गया बेस ईयर प्राइसेस पे, और नॉमिनल वाला हो गया एट करेंट ईयर प्राइसेस। फिर रियल वाले में हम लिखेंगे कि रियल इज़ द मेजर्स एक्चुअल वेलफेयर ऑफ पीपल। एक्चुअल में लोगों का वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ वो भी रियल जीडीपी से मेज़र होता है। नॉमिनल वाले में ऐसा कोई पॉइंट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी तो बेसिकली सिर्फ कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसी चीज़ को यहाँ पर बताता है। रियल जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बनी वो बताता है, वेलफेयर हुआ लोगों का या नहीं हुआ ये बताता है, और साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि ग्रोथ कितनी करी है कंट्री ने, कितनी ग्रोथ करी है, ग्रोथ ऑफ द कंट्री भी यहाँ पर हमें बताता है। ठीक है। ठीक है काव्य, आगे बढ़ें। हाँ ये। ओके, अब हम आ जाते हैं
सो ये बेस ईयर अगर आपको आता है व्हाट इज़ अ बेस ईयर, तो आपको व्हाट इज़ अ बेस ईयर में आपको यहाँ पर ये लिखना है। सर एक्चुअली अभी मेरे को अपना UT1 का ऐसे इकोनॉमिक्स का पेपर मिला है, तो मैंने आंसर्स ऐसे टाइप ऑफ लिखे हैं, पर मैम ने बोला है और लिखना है, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक आंसर्स मैंने लिखे तो उसके ऐसे फोटोज भेजती हूँ, आप चेक करो कि मेरे को कैसे लिखना चाहिए था। ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी भेजना, आंसर भी भेजना, दोनों चीज़ भेजना। अच्छा ठीक है सर। हाँ, क्यों क्वेश्चन पढ़ के तो मुझे पता पड़ेगा, और वो क्वेश्चन मार्क कितने मार्क्स का था वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस कैलकुलेशन हमने सीख लिया, नॉमिनल रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है। सो माय कंक्लूजन इज रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी एक ज़्यादा बढ़िया इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में। तो रियल जीडीपी इज़ द विनर, नॉमिनल जीडीपी इज़ द लूज़र। ये हमारा रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग यहाँ पर हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि एक और चीज़ होती है कि कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी बनाना, रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी बनाना। तो ये पहला टॉपिक हमारा अभी आया है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके। तो रियल को नॉमिनल कैसे बनाते हैं, नॉमिनल को रियल कैसे बनाते हैं, आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक पे जाने से पहले हमें एक टॉपिक दूसरा पढ़ना पड़ेगा, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, तो वो हमने यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। इसको प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। देखिए मान लीजिए आपके क्लास 10th में 80% मार्क्स आए। मान लीजिए आपके क्लास 12th में 90% मार्क्स आए। तो आपने कितना परसेंट ग्रो किया है कैसे निकालोगे? 90 क्लास 12th के मार्क्स और क्लास 10th के मार्क्स को बेस ईयर समझकर माइनस करूंगी। ओके नहीं, कितना परसेंट ग्रो किया है आपने? परसेंट ग्रो किया है आपने? फिर तो मैं अ, जो डिफरेंस आएगा 12th और 10th के मार्क्स का, वो ही मेरा ग्रोथ होगा। वही आपका ग्रोथ होगा। वही आपका तो ग्रोथ होगा। मार्क्स के एंगल तो से मार्क्स आपका के एंगल से आपका आंसर इज राइट। आंसर इज राइट। एक और इसमें तरीका एक और क्या होता है, तरीका 90 है डिवाइड बाई 90 एट्टी डिवाइड टू 8 इंटू 100। इंटू 100। मतलब जिस साल से, हाँ जी, 90 डिवाइड बाई 80 होगा या 80 बाई डिवाइड बाई 90 होगा? नहीं, जिस साल से कंपेयर साल कर से रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं उसको हम नीचे उसको रखेंगे, हम नीचे रखेंगे, है ना। जिससे है ना। कंपेयर कर जिससे रहे हैं उसको कंपेयर हम कर नीचे रहे हैं उसको रखेंगे, हम नीचे रखेंगे। और जो दूसरा वाला जो साल है उसको हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे। समझ आया काव्या को? तो हमारा ये इसको याद रखने का तरीका है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं? जीडीपी, या इसको नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। तो ये जो 90 और 80 है सिर्फ याद रखने के लिए बताया मैंने आपको कि रियल जीडीपी बेस ईयर पे से रिलेटेड है। तो बेस वाली चीज़ को नीचे रखना है, बेस वाली चीज़ को नीचे रखना है, ऊपर नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 बेसिकली इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको आप सही दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट, यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय
रियल जीडीपी, अभी मल्टीप्लाई बीच में कैसे आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बेसिकली आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये 9 इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए अच्छा रहा इसलिए बताया कि भाई रियल जीडीपी जो है उसको नीचे रखना है, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब आप ये ऐसा करोगे तो आपका इक्वल में क्या आएगा, इक्वल विल बी जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी गिवन है, ये गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, रियल जीडीपी आपको निकाल के बताना है। क्या आप निकाल पाओगे? यस सर। हाँ जी, यस सर। निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? सर क्या? से बताया प्राइस इंडेक्स इज टू नॉर्मल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। हाँ तो हम फिर रियल जीडीपी को ऊपर कर देंगे और प्राइस इंडेक्स को नीचे कर देंगे, तो नॉर्मल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर सकते हैं। बस इतना सा ही न्यूमेरिकल है, बस है ना, यही न्यूमेरिकल है बस। कभी रियल निकलवा लेगा, कभी नॉमिनल निकलवा लेगा, कभी जीडीपी डिफ्लेटर निकालेगा। अभी तो मैंने आपको कुछ समझाया नहीं और आपको समझ में भी आ गया, है ना। तो बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। इकोनॉमिक्स के एंगल से मत देखो और इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल ऐसे नहीं देखना है, सिंपल सी मैथमेटिक्स और कुछ है नहीं उसके अंदर, है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको समझ आ गया। यस सर। नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है, आपको समझ में आ गया। रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, आपको समझ में आ गया। एक ही फॉर्मूले से 3 टॉपिक हो गए। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, निकल जाएगा। नॉमिनल से रियल बनाना है, निकल जाएगा। रियल से नॉमिनल बनाना है तो भी वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मैथमेटिकली होता क्या है। सो व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर? इट इज़ अ रेशियो, ये एक रेशियो है, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मीन्स इट इज़ अ रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो नॉमिनल रियल जीडीपी जो है, इसे हम इस नॉमिनल जीडीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस भी लिख सकता हूँ। रियल जीडीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस। तो एक ही बात है, इस फॉर्मूले नॉमिनल की जगह ये लिख दो, रियल जीडीपी की जगह आप ये लिख दो, बाकी इनटू 100 सेम रहेगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो सेम रहेगा। इट इज़ द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। ये हमें इसका जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन में ये लिखना है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द चेंज इन प्राइस लेवल्स ऑफ जीडीपी बिटवीन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स। इसका क्या काम है? इट एक्सप्रेसेस द चेंज इन प्राइस लेवल्स, कि प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है जीडीपी के 2 सालों के बीच में। एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 1000 है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 1000 है। तो डिवाइड वाले में हम लिखेंगे 1000 नीचे आएगा। जीडीपी एट करेंट प्राइसेस 2500 रुपये का है, करेंट प्राइसेस पे 2500 है, इनटू 100। इनटू 100 तो मेरा जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा, 2500 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। तो 250 का मेरा जीडीपी डिफ्लेटर आ रहा है।
हम क्या बोलेंगे कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में प्राइसेस 2.5 टाइम्स या फिर 250% इंक्रीज हो गए थे। 250% प्राइसेस increased by 250% in the current year compared to base year। ये हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, prices increased by 250% in the current year compared to base year। सो क्या काम है जीडीपी डिफ्लेटर का? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? द चेंज इन प्राइस लेवल्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी के प्राइस लेवल में कितना चेंज आया बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड्स। ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, दोनों चीज़ यहाँ पर आ गई है। ये इसका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है, वो हमने सीख लिया, और ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। सो जीडीपी डिफ्लेटर पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसका यूज़ लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे। अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो एक एग्जाम्पल भी बनाकर दिखा सकते हो। ये जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। कन्वर्ज़न हमने सीख ही लिया, एग्जाम्पल हमने वहाँ सीख लिया, ये एक अलग टॉपिक है। ओके, सो समझ आ गया जीडीपी डिफ्लेटर आपको? काव्या, जीडीपी डिफ्लेटर क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर। तो इस चैप्टर में हमने सारे एग्रीगेट्स देख लिए, क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं, ग्रॉस वर्सेस नेट, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीख ली है। तो सब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हो रही है इसके अंदर। अब जीडीपी कैलकुलेट तो कर लिया कि भाई जीडीपी क्या था, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि कितना सामान बना उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना। तो कैलकुलेट तो कर लिया, और ग्रोथ भी देख ली कि भाई हाँ 5% जीडीपी बढ़ गया, 10% बढ़ गया, मीन्स ग्रोथ हो रही है। बट क्या जीडीपी का फिगर है वो एक्चुअल में लोगों का वेलफेयर बताता है? मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 2020 है ना, फिर 2021 है, 2022 है। हम बोल रहे हैं कि 20 के मुकाबले 2021 में जीडीपी 5% इंक्रीज़ हो गया। 2022 में हम बोल रहे हैं कि 10% जीडीपी इंक्रीज़ हो गया, है ना। यहाँ 5% जीडीपी इंक्रीज़ हो गया, 10% जीडीपी इंक्रीज़ हो गया। और हम बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरा जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है, जो देश की जनता है उनका भला भी हो रहा है। क्या ये बात कहना सही है? सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि बिकॉज जीडीपी हैज़ increased, so it means that welfare of the people of the country is also happening, है ना। कि क्योंकि मेरा जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि देश के लोगों का भला भी हो रहा है। तो हमने जीडीपी को एक क्राइटेरिया मान लिया कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब लोगों का भला अच्छे से हो रहा है। क्या ये बात कहना सही है? इस बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस स्लाइड पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इस पर आते हैं। जीडीपी की लिमिटेशंस देखिए, लिमिटेशंस में 4 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, बार्टर सिस्टम एंड एक्सटर्नैलिटीज़। ये 4 पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी को पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, मान लीजिए कोई देश है, उस देश में गेहूँ बना, किसी एक साल में गेहूँ बना 1000 रुपये का, सब्जियां बनी बैंगन, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, सब्जियां बनी 600 रुपये की, कपड़े बने 1500 रुपये के,
और टैंक, लड़ाई करने वाले टैंक बने 2,000 रुपये के, है ना। तो कितना जीडीपी हो गया इस देश का? 1,000 प्लस 600 प्लस 1,500 प्लस 2,000, कितना होता है? 1,600, 31, 4,100, 5,100 रुपीज़ का जीडीपी हो गया। जीडीपी बोलिए, इनकम बोलिए, इस देश की एक ही बात है। तो 5,100 रुपये का जीडीपी किसी एक साल में हुआ है। 5,100 रुपये का सामान यहाँ पर इस देश में बना है। अगला साल ईयर 2 में गेहूँ बना 1,100 रुपये का। तो पहले 1,000 का था, अब 1,100 का, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। सब्जी 600 रुपये की थी, 800 रुपये की हो गई, थोड़ी सी सब्जी की वैल्यू, सब्जी भी ज़्यादा बनी है। कपड़े 1,500 रुपये के थे, 1,700 रुपये कपड़े बनने लगे। टैंकर 2,000 रुपये के थे, 5,000 रुपये के हो गए। बहुत बड़ा इंक्रीज़ यहाँ पर हो गया टैंकर्स में, खूब टैंकर बनाए दबा के। तो जीडीपी हो गया 8,600 रुपये का। पिछले साल 5,100 का जीडीपी था, इस साल 8,600 रुपये का हो गया। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, देखो 5,000 से 8,000 हो गया। क्या लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज़ हुआ इतना ज़्यादा? आपको बताना है काव्या। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। अभी भी आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। रिपीट करिए काव्या। ठीक है, आपका डाउट क्या था, एक बार बोलिए। Stock was valued 10% more than its market value. स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। Market value. Stock था 82,500. 82,000, ये बैलेंस शीट में था। यस सर। अब इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखूं मैं? स्टॉक वॉज 10% मोर देन मार्केट वैल्यू नहीं होगा, बुक वैल्यू होगा शायद। नहीं, मार्केट वैल्यू है सर। मोर देन मार्केट वैल्यू है। यस सर। तो मार्केट वैल्यू तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, फिर कहीं मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ होगा। नहीं दिया सर, इसलिए तो मेरे को डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन ओके, एक्चुअली टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? सर ये आपकी बुक में पता नहीं होगा या नहीं। अच्छा, सो हम ऐसा काम करते हैं, आप मुझे उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। यस सर। मेरी बुक में सब होएगा, आप मेरे को फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, तो मैं आपको देख करके इसका बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है ना, आप मुझे फ़ोटो एक बार क्लिक करके भेज दीजिए, देन आई विल टेल यू। मेरे पास पिछले साल की बुक भी है, तो मैं उसमें से भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्लास अभी क्लोज़ करते हैं। आप मुझे इस फ़ोटो इसका सेंड कर दिए, मैं देख करके क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो ओके सर। अभी हम क्लास क्लोज़ करते हैं।